आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने और बतौर प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर सालेहा और समाचार कक्ष से हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आज के इस खास कार्यक्रम में आपसे रूबरू होने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के एक विशेष व्यक्तित्व। आप राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के 16वें प्रदेश अध्यक्ष हैं। पाली जिले के सुमेरपुर से आप 2 बार विधायक, विधानसभा में उप मुख्य सचेतक और 5 बार पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। जी हाँ, आज आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं एक सरल, सहज, मृदुभाषी आम कार्यकर्ता से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद का सफर तय करने वाले श्री मदन राठौड़ जी। सर नमस्कार और आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, बातचीत का सिलसिला कुछ यूं शुरू करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल का आकलन आप किस प्रकार करते हैं और इस अवधि की यानी बीते एक दशक की कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? इन 11 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई, जो कार्यक्रम दिए, चाहे देश की समृद्धि को लेकर, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के निमित्त या भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़े इस निमित्त, साथ ही कहें कि सुरक्षा और बाकी जो देश को, आम नागरिक को जो सुविधाएं चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने बहुत चिंता की है और योजनाएं, व्यवस्थाएं इस प्रकार की दी है कि जो हमारे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का प्रतिष्ठापन किया था और उन्होंने जो एक प्लानिंग की थी कि किस प्रकार से हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं उन्होंने। यदि प्रारंभ से करें तो स्वच्छता का जो वातावरण उन्होंने दिया उसका असर भी हुआ है देश में, और शौचालय निर्माण जो घरों में महिलाओं की सम्मान की रक्षा के निमित्त, वो उन्होंने पहली बार जब लाल किले की प्राचीर से जब इस प्रकार का आह्वान किया तो लोगों को लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के स्तर का काम नहीं है। लेकिन बाद में सबको पता चला कि बहुत बड़ा काम कर दिया। बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए और एक सुविधा के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं दी। स्वच्छता का वातावरण, यानी देखिए ऐसा वातावरण उन्होंने दे दिया कि संपन्नतम व्यक्ति भी हाथ में झाड़ू लेकर, झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवाता था और समाचार पत्र में भी छपवाता था कि मैंने झाड़ू लगाया। यानी एक सोच में परिवर्तन दिया कि हमें अपने क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था ये चाक चौबंद होनी चाहिए, एक वातावरण देने का काम किया। इसके अलावा देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी उन्होंने बहुत योजनाएं दी। मेक इन इंडिया की तर्ज पर निवेशकों को भी आमंत्रित किया, औद्योगिक विकास करवाने में भी उन्होंने महती भूमिका निभाई और उसका असर भी देखने को मिला कि पहले हम बाहर से कई चीजें आयात करते थे, धीरे धीरे आयात को कम करके निर्यात की स्थिति में हम आए। कई चीजें, शस्त्र में भी हम निर्यात करने की स्थिति में आए। इसके अलावा पहले कच्चा माल बाहर भेजते थे, अब हमने कहा कि नहीं, उस कच्चे माल का उपयोग हम हिंदुस्तान में करेंगे और यहाँ का उत्पादन हम बाहर निर्यात करेंगे तो जिससे रेवेन्यू जनरेट होगी। यही नहीं, हमारी प्रतिभाएं पहले बाहर जाया करती थी, यानी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, कई विशेषज्ञ अलग अलग विषयों के, उनको यहाँ पर उचित वातावरण नहीं मिलता था और वो बाहर जाकर के अपनी प्रतिभा का लाभ दूसरे देशों को देते थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह अवसर यहाँ दिया उनको कि हमारी प्रतिभाओं का उपयोग, क्योंकि एक प्रतिभा को तैयार करने में उस परिवार का खुद का तो खर्चा होता ही है, लेकिन उससे 20 गुना अधिक खर्चा सरकार का होता है, आम नागरिक का उसमें खर्चा होता है। और वो प्रतिभा तैयार होने के बाद में बाहर जाकर के अपने उस प्रतिभा का प्रदर्शन करे, ये देश के लिए क्षति है, क्षति है, प्रतिभा पलायन हो। हाँ, उसको रोका यहाँ। और रॉ मटेरियल्स हम एक्सपोर्ट पहले किया करते थे, अब तय हुआ कि नहीं, रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे,
रॉ मटेरियल का यहाँ उपयोग करेंगे, यहाँ वो कुटीर उद्योग लगाएंगे, बड़े उद्योग लगाएंगे और यहाँ हम मटेरियल तैयार करके उत्पादन बाहर बेचेंगे। दुनिया में भी हमने देखा है कि भारत के माल उत्पादन की प्रतिष्ठा है। भारत ने कहा है कि ये हम ऐसा उत्पाद भेजेंगे तो जैसा सैंपल दिया वैसा माल भी भेजते हैं। तो इस दिशा में भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत ने दुनिया में भी, अब देखिए, पहले हम किसी भी देश में जाते थे तो वो देश ये सोचते थे कि ये हमसे कुछ लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे पूर्व के जो नेतृत्व जाता था, मोदी जी से पहले का नेतृत्व, तो उस देश के नागरिक भी इतना सम्मान नहीं देते थे। अब यदि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं दुनिया में तो एक तो मोदी 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 का नारा लगता है, वहाँ की जनता नारा लगाती है। वहाँ का सर्वोच्च व्यक्ति मोदी जी से सम्मानजनक तरीके से मिलता है, सम्मान करता है और फिर कि ये आए हैं तो कुछ न कुछ दे के जाएंगे, हम देने की स्थिति में बने हैं। ये परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कई मुस्लिम राष्ट्रों में भी और मंदिर निर्माण कराने की स्थिति में भी आए। तो ये कोई कम बात नहीं है, मोदी जी ने बहुत काम किए। सर, हम इसी के साथ जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया अभी मेक इन इंडिया का, तो उसी से जुड़ा एक विषय है आर्थिक सुधारों का और आर्थिक तरक्की का। तो इन 11 वर्षों में यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो किन किन विषयों में हमने उपलब्धियां हासिल की और क्या क्या बड़े सुधार हुए हैं? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है। कहाँ हम 11वें स्थान पर थे और कहाँ हम अभी चौथे स्थान पर आ गए। यानी हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। ये सारी योजनाएं बनती है, सारे कार्यक्रम तय होते हैं, प्लानिंग होती है। मोदी जी ने किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है, हर विषय को देखा है उन्होंने। प्रत्येक बिंदु पर जीडीपी को किस प्रकार से कंट्रोल किया, वैश्वीकरण के मामले में भी हमने कितना देश को संभाला है जी। ये आज दुनिया लोहा मानती है, हमारे विरोधी भी मानते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन जो है देश, उसके नागरिक भी कहते हैं कि मोदी जी जैसा व्यक्ति हमको चाहिए। यानी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं हमारे नेतृत्व की। तो उन्होंने काम करके दिखाया है। यही नहीं, आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो कहीं पैसे की कमी नहीं आने दी, योजना बना करके। यानी अभी आपने देखा होगा कि श्रीनगर में भी उस ब्रिज का, जो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन, लंबे ब्रिज का, फ्लाईओवर ब्रिजेस देश में बन रहे हैं। रेलवे के प्लेटफॉर्म्स का भी हमारे देश नौक से ही उन्होंने 103 प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन कर दिया अमृत भारत योजना के। हाँ, कई ट्रेनें दी है, वंदे भारत जैसी, बुलेट ट्रेन जैसी, ये प्लानिंग चल रही है। ट्रेनों में देखिए आप, स्वच्छता का एक वातावरण बना है। ट्रेन में कहीं भी आपको कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा, साफ सफाई भी वहाँ पर भी पूरी है। यही नहीं, ट्रेन समय पर चलने लगी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। यदि देखें किसान की समृद्धि के लिए कितनी योजनाएं दी है। सबसे पहले देखिए कि किसान का पहले बीमा तो था, लेकिन बीमा कैसे था, पूरी तहसील को एक इकाई मान करके, और फसल बीमा पूरी तहसील में खराबा हो तो ही किसी किसान को लाभ मिलता था। अब हमने ये तय कर दिया कि इंडिविजुअल किसान की फसल बीमित होती है, अकेले किसान की फसल, यानी पड़ोसी का नुकसान नहीं हुआ है और मेरा हुआ है तो बीमा का लाभ मिलेगा। तो ये कोई कम बात नहीं है। फसल बोने से लेकर फसल कटाई के बाद यदि आपदा आ जाए, आंधी तूफान में खराब हो जाए, अतिवृष्टि से खराब हो जाए, बेमौसम बरसात के कारण से खराब हो जाए, तो बीमित है। यहाँ तक कि मंडी तक ले जाए तब तक उसका बीमा है। यही नहीं, मंडी में भाव नहीं आए तो ई नाम योजना दी, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये दिया कि वो किसान रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में और कहीं भी जहाँ उसको ठीक भाव मिले वहाँ अपना माल बेच सकता है। रजिस्ट्रेशन मंडी में करा देगा, उसके बाद कहीं भी बेच सकता है। यही नहीं, अभी भाव नहीं आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मानसून प्रभावित कृषि ज्यादा है तो एक साथ फसल मार्केट में आती है तो भाव घट जाते हैं, तो किसान अपने माल को गोदाम में रख सकता है और उसकी कीमत का 80% रुपया वो बैंक से ले सकता है, बहुत कम ब्याज पर उसको रुपया मिल जाता है। और वो किसान जब मार्केट में भाव आवे तब अपना उत्पाद बेचे, ये व्यवस्था कर दी। प्रसंस्करण की व्यवस्था करा दी। किसान की सम्मान निधि देने का जो 6,000 रुपया वो मतलब हर किसान को जो देने का किया, ये सम्मान निधि दे रहे हैं। किसान की भूमि की उर्वरक क्षमता जांच करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, जी सॉइल हेल्थ कार्ड दिया। सर, कुल मिलाकर बीते दशक में 5 गुना कृषि बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। अभी आपने कहा चाहे हवाई संपर्क की बात करें, रोड नेटवर्क की बात करें, सभी में एक बड़ा बदलाव इस दौरान देखने को मिलता है।
सर, ये जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद और कोविड के दौरान भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, और आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है 11वां, तो हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद को भी वैश्विक मान्यता दिलाने के प्रयासों में बहुत तेजी आई है। तो कहीं ना कहीं भारत की इस देन से वैश्विक स्तर पे भी उसकी साख बढ़ी है। ये बात बिल्कुल सही, आपने सवाल सही किया। देखिए, मैं एलोपैथिक का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, नहीं के बराबर है, और ये हमारी प्राचीन पद्धति है। खर्चा भी कम, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, और इसमें ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करके और उससे जो दवा देते हैं उसे लाभ भी जल्दी मिलता है। तो इसको प्रोत्साहन देने का जो काम किया है, बहुत अच्छी बात है। और विशेष रूप से आपने योग दिवस की बात की, ये हमारी विशेषता है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि गुरु महात्मा योग किया करते थे और वर्षों तक वो स्वस्थ रहते थे, यानी शतायु से भी अधिक उम्र। हमारे यहाँ हालांकि व्यवस्थाएं की हुई है 25-25 वर्ष को लेकर के 100 वर्ष तक की, तो अलग अलग आश्रम है, लेकिन इससे भी अधिक। तब तपस्या के सहारे भी, दूसरा योग के माध्यम से। तो योग हमारी देन है, लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योग को दुनिया में फैलाया, और 21 जून को योग दिवस के रूप में दुनिया के मेरे ख्याल से 150 से अधिक देश उस दिन योग दिवस के रूप में धूमधाम से मनाएंगे योग दिवस। लेकिन कई लोगों ने तो अपने जीवन का एक हिस्सा, दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना दिया कि प्रातः निवृत्ति के बाद निश्चित रूप से वो कुछ समय योग के लिए निकालते हैं, तो उसका लाभ मिलता ही मिलता है। अस्पतालों में लोड कम हो जाएगा, फालतू के खर्चे कम हो जाएंगे लोगों के। देखिए, योग करेगा, पसीना बहाएगा, नियमित रूप से व्यक्ति ये करेगा तो उसके बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। अभ्यास बहुत बड़ी बात है। योग एक ऐसी चीज है, नियमितता एक ऐसी चीज है कि जिससे आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उससे स्वस्थ रहता है व्यक्ति, उसके कई लाभ हैं। सर, जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की बात कर रहे हैं तो दो महत्वपूर्ण विषय हैं, एक तो है सामरिक सुरक्षा और दूसरा है विदेश नीति। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर किया है और हमारी जो देश की रणनीति है उसमें अमूलचूल परिवर्तन आया है कि पहले हम डिफेंसिव हुआ करते थे, अब ऑफेंसिव है, और हमने स्पष्ट कहा है पूरे दुनिया को कि हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे। तो सर, हम जानना चाहेंगे, एक तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में, एक हमारी सामरिक रणनीति के बारे में, और जो विदेश नीति का डंका है जो पूरी दुनिया में जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में। देखिए, एक तो हमारा दुनिया को संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, आराम से रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली, मोदी जी ने, तो सबसे पहले दुनिया को एक चुनौती दी कि आइए हमसे मुकाबला करिए, लेकिन मुकाबला किस में करो? विकास में करो। मुकाबला किस में करो? अपने क्षेत्र को समृद्ध करने की योजनाओं में मुकाबला करो। ये नहीं कहा कि लड़ो हमसे, यानी संघर्ष करो तो इसमें करो कि आगे कैसे बढ़ सकते हो, उन्होंने आह्वान किया था। लेकिन पड़ोसी देश समझ नहीं पाया इस बात को, और उसने आतंकवाद को पैदा करने का काम किया। आतंकवाद के कारखाने बन गए, आतंकवाद को प्रशिक्षण देना, प्रेरित करना, संरक्षण देना, भेजना, दूसरे देशों में जाकर के अव्यवस्थाएं पैदा करना, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी समय समय पर सबक सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश ऐसा काम करेगा तो उसको हम सबक सिखाएंगे। 0 टॉलरेंस की नीति पर वो चलेंगे, उन्होंने ये तय कर दिया। इसके कारण से अभी जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, पहलगाम में निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछ करके और उनको मार दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कि हमारी बहनों के सिंदूर को पहुंचने का काम किया, तो ऑपरेशन सिंदूर किया, और हमने वो क्षमता भी दिखा दी कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के उस पार भी यदि वो कंधार का अपहरण करता, यदि वहाँ बैठा है, उसी को मारा, पड़ोसी को नहीं मारा, आवासीय बस्ती पर नहीं किया, केवल उसी को मारा, पिन पॉइंट, यानी उसी को ही मारा, सटीक निशाना, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लेकर के, लोकेशन उसकी लेकर के, और कैसे करना, ये तो क्षमता हमारी सेना की है, ये बड़ा ही है। ऐसे ही 160 से अधिक आतंकवादियों को उन्होंने मारा है। सबसे पहले तो पहलगाम में उन्होंने सर्वे कराया, घर घर सर्वे कराया कि कौन जिसका आधार यहाँ का नहीं है और कैसे टिका हुआ है, क्यों है, तो उसका करवा करके, और उनसे गहन पूछताछ जो कुछ भी करनी थी वो सारी कराई। उसके बाद देखा कि नहीं, ये पड़ोसी देश ने ऐसा किया है, तो चिन्हित करके उनको मारा। जबकि पाकिस्तान ने परोक्ष रूप से आक्रमण का भी वो तरीका उन्होंने ढूंढा, हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को मारना हमारा उद्देश्य नहीं है।
आतंकवाद को समाप्त करना, ये उद्देश्य था और वो हमने किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारी सेना ने किया। हम अपनी सेना का भी सम्मान करें और तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए आप, मैं अभी गया लोगों था, ने बड़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी की। मैं अभी जैसलमेर गया, वहाँ BSF ने हमारा सम्मान किया और मैंने शर्माते ही पूछा, मैंने कहा काम तो आपने किया, हमारा सम्मान क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि साहब आपने आह्वान किया जनता का कि आप मंदिर में जाके प्रार्थना करो कि हमारी सेना सुरक्षित रहे और सफल हो। बोले हमारी सफलता के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए आपने मंदिर में प्रार्थना की, इसलिए हम आपका सम्मान करें। मतलब उनके मन में भी तो इस प्रकार का भाव है कि देश की जनता हमारे साथ में इस प्रकार से जुड़ी हुई है। देश की जनता हमारी सुरक्षा के बारे में चिंता कर रही है, प्रार्थना कर रही है और हमारी सफलता के बारे में, तो उनको भी अच्छा लगा। ऐसे ही राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया कि तिरंगा यात्रा निकालो। और वो राजनीतिक दल नहीं, पार्टी का झंडा नहीं लगाया, पार्टी का बैनर नहीं लगाया, पार्टी का नारा नहीं लगाया। और हम चाहते हैं कि पक्ष भी राष्ट्रभक्त बने, विपक्ष भी राष्ट्रभक्त, और सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और एक देशभक्तिपूर्ण वातावरण बना। सर, जब हम सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों की बात कर रहे हैं, तो इस बीच आधी आबादी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि पिछले दशक की जो हमारी उपलब्धियां हैं उस सामूहिक भागीदारी पर हम गर्व करते हैं, लेकिन वो लगातार महिला नेतृत्व वाले विकास की बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की। पहले तो हम नारी सशक्तिकरण की बात किया करते थे और अब नारी को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। इस बदलाव को आप किस तरह देखते हैं? 4 करोड़ मकान दिए जी, प्रधानमंत्री महिला को आवास केंद्रित योजना करके दिए जी, महिला को उसका मालिक बनाया। चाहे कोई भी योजना बनाई उन्होंने, महिला को आगे करके किया। जनधन खाते खुलवाए, महिलाओं के खाते खुलवाए, ड्रोन दीदी तैयार कराई, ये योजना दी। महिला के आरक्षण का जो अभी जो किया है, आपने देखा होगा कि 33% सीटें जो विधानसभा और लोकसभा की उनकी महिलाओं के जो लिए प्रतिनिधित्व है, हाँ, वो बढ़े। उनको प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। इस दिशा में उन्होंने बिल पास कर दिया। ये जो 3 तलाक हुआ करता था, जो मुस्लिम बहनों के साथ में एक प्रकार का मतलब अत्याचार ही कहना चाहूंगा मैं, कि जब तक मन चाहा किसी को पत्नी बना के रखा और मन उचट गया तो उसको 3 बार तलाक बोल करके उसके जीवन को अंधकार में डाल देते थे, उसको रोकने का काम किया। तो यानी उस बहन को भी सम्मान मिलना चाहिए, वो भी सम्मानजनक जीवन जिए, उसको भी अधिकार है, तो उसको ये अधिकार देने का काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री। महिला को आगे रख करके उन्होंने कई योजनाएं बनाई। सर, आप राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते से हम ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, उसका राजस्थान को भी विशेष लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें विशेषकर यदि बात करें तो जो आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिसमें रेल, हवाई यातायात है या सड़क नेटवर्क है, तो ये जो राजस्थान को इसका लाभ मिला है, जिसे आप डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं, तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, राजस्थान में पानी की कमी है और पानी की कमी को ध्यान में रख करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जल शक्ति मंत्री को राजस्थान भेजा था और कोशिश की कि मध्य प्रदेश के साथ में जो ERCP की योजना है, जो ठंडे बस्ते में पड़ी है, हमारी राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते ही मध्य प्रदेश के साथ में समझौता हुआ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मिलकर के MOU किया ERCP का, जिससे राजस्थान के 16 जिलों को पानी मिलने लगेगा। और खुद प्रधानमंत्री जी ने आकर के ये जो राम जल सेतु उसका उद्घाटन किया और उसके टेंडर हो गए, काम शुरू हुआ। यही नहीं, हरियाणा में हमने 1992 में पैसा जमा कराया था जब भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो वहाँ नहर का निर्माण नहीं हुआ, इस कारण से हमको पानी नहीं मिलता था। अब भी हरियाणा में भी हमारी सरकार के साथ बैठ करके भजन लाल जी ने चर्चा करके और उसका भी मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे ही हमने बांध सुदृढ़ कराए, हमने नहरों का सुदृढ़ीकरण किया, पानी मिलने लगेगा। पानी के मामले में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बिजली की कमी थी, बिजली जब कटौती हुआ करती थी, उद्योगों को भी बिजली नहीं मिल पाती थी, तो हमारे यहाँ पर अभी सोलर पैनल्स, इस पे सब्सिडी देने का काम किया और जगह जगह सोलर पैनल्स लग रहे हैं। विंड एनर्जी है, उसका उपयोग हम कर रहे हैं। कई जगह पर तो जो प्लांट्स बंद पड़े थे उनको हमने चालू किया। हम बिजली में आत्मनिर्भर है, आज बिजली कटौती नहीं हो रही है, पूरी बिजली मिल रही है। हम तो अब इस लाइन में बढ़ेंगे कि दिन में भी बिजली मिले किसान को, मतलब घरों में तो मिल ही रही है, ऑफिस में मिल रही है, कारखानों को मिल रही है। ऐसे ही सड़कों का सुदृढ़ीकरण, अभी 9 लाख करोड़ की सड़कें दे दी।
यानी फ्लाईओवर ब्रिजेस, रेलवे ओवर ब्रिजेस, रेलवे अंडर ब्रिजेस, इतने देने का काम किया। रेलों का विस्तार, रेलों का विद्युतीकरण, इस दिशा में भी देखिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया। जगह जगह किस प्रकार से, जैसे अपना जयपुर का एयरपोर्ट है, इसका विस्तार हो रहा है, इसमें हैंगर्स लगेंगे लंबे, अभी जो है इससे 4 गुना 5 गुना इसका विस्तार करें। डबल ट्रैक, जिससे रनवे जो है डबल, ये करने का काम। उदयपुर का विस्तार हो रहा है, जोधपुर का हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। तो ये राजस्थान के लिए भी एक वरदान है। इसके अलावा भी देखिए नौकरियां, आम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कुटीर उद्योग पनपने चाहिए। अभी राजस्थान में भी राइजिंग राजस्थान का जो काम हुआ, 35 लाख करोड़ के MOU हुए, तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया। कई तो धरातल पर आ गए, काम चालू हो गया। ऑफिसर स्कीम लगा दी, यानी एक ऑफिसर एक MOU के साथ में लगा रहेगा। सर, आप कह रहे हैं कि निवेश के जरिए रोजगार को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं और सभी क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। यहाँ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे ये सवाल तो बनता ही है कि आप संगठन की मजबूती को कैसे देखते हैं कि पिछले 1 दशक में सरकार की नीतियों के कारण आपका संगठन भी किस हद तक मजबूत हुआ है? देखिए, संगठन तो मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जैसे अभी 7 उपचुनाव थे, 7 में से 5 हमने जीते, तो हमने वो जीता। अभी उपचुनाव हुए 35 राजस्थान में, पंचायत नगरीय निकाय और उसमें से 28 हमने जीत लिए। मतलब हम सब चुनाव जीते। दूसरी, हमने स्थानीय इकाई के चुनाव करे, हम थोपते नहीं है, नीचे से संगठन खड़ा होता है। तो बूथ लेवल की हमने समिति बनाई, बूथ समिति से फिर मंडल के चुनाव कराए, ब्लॉक स्तर के, लगभग 50 बूथ पर एक ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक के चुनाव करा दिए, वो चुनाव हो गए। ब्लॉक के बाद में जिले के चुनाव हो गए, जिलाध्यक्ष का चुनाव हो गया। जिले की समिति अभी बन रही है, आधी से अधिक तो बन चुकी। ऐसे ही हमारे प्रदेश की वो चुनाव हो गए, प्रदेश की समिति बन जाएगी, पूरी कार्यकारिणी बन जाएगी। तो ये पूरे हिंदुस्तान में हमारा संगठन धरातल से नींव मजबूत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि स्वतः ही आपके कामों की तूती बोल रही है और जनता का जो विश्वास है वो शासन के प्रति काफी बढ़ा है। सर, पूर्णता तो खैर कभी नहीं आती, लेकिन उसकी ओर बढ़ने की ललक ही हमें शायद पूर्ण बनाती है। तो आपको क्या लगता है कि इस दौरान कुछ खामियां भी रह गई, या विपक्ष जो गाहे बगाहे खेमेबाजी का आरोप लगाता है, अंतर्कलह का आरोप लगाता है, तो उन्हें आज इस इंटरव्यू के माध्यम से उनकी आलोचनाओं पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आलोचना तो होनी चाहिए, निंदक नियरे राखिए, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक संदेश था नेताओं को। आलोचक चाहिए ही चाहिए, उससे हमको सीख मिलती, हमारी कमी उजागर करता है हमको। देखिए, वैसे तो कोई भी शासक हो, उसके इर्द गिर्द चाटुकार आकर के चिपक जाते हैं, वो दुनिया को देखने देते ही नहीं है, बाहर देखने ही नहीं देते, और वही उसकी आंख नाक कान बन जाते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आलोचना करो, विपक्ष भी करे, हम देखते हैं उसने आलोचना की, उसमें हमारी क्या गलती है, इसको हम कैसे ठीक करें। अच्छी बात है, इसको ठीक मानते हैं, लेकिन सत्य आधारित आलोचना करे, समझ में आता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। केवल यूं ही अनर्गल, तो हम उनको कहते हैं कि भाई देश में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, इसलिए अपना घर संभालो। हम अपना घर संभाल रहे हैं। लोकतंत्र में तो पक्ष विपक्ष दोनों ही चाहिए। इसलिए वो आलोचना करे हमारी सेना की, कब बर्दाश्त करेंगे हम? वो आलोचना करे कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुआ, हमसे हिसाब किताब पूछे, तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आलोचना करे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया और इसको रोका क्यों, बार बार पूछ रहे हो कि क्यों रोका। अरे कूटनीतिक विषय होते हैं, 2 देशों के बीच की बात होती है, वो जग जाहिर करनी है कि नहीं करनी, कब करनी, ये निर्णय तो वो उन पे छोड़ो ना। अब ऐसे सवाल कर लेना, मैं तो सोचता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। नेतृत्व पर भरोसा करो। दूसरी बात, मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, जब 2 देशों के बीच में संघर्ष की स्थिति हो, तब जो दुश्मन देश की भाषा बोलता है, उसमें राष्ट्रभक्ति की कमी है। नेतृत्व के प्रति पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमारे अटल जी ने कहा, इंदिरा जी थी तब, कि पाकिस्तान ये नहीं समझे कि हिंदुस्तान का नेतृत्व किसी महिला के हाथ में। हमने महिला को शक्ति के रूप में माना है, यानी एकता दिखाई, हम साथ में हैं, एकजुटता की। और मैं आज एक बात बताऊं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना कॉन्फिडेंस देखिए कि शशि थरूर के नेतृत्व में दुनिया में भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए 33 देशों में वो लोग, इन देशों में वो गए। कांग्रेसी नेता पर भरोसा किया ना जी, कानीमोजी पर भरोसा किया ना, कई नेताओं पर भरोसा किया ना। और सर, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि अच्छे दिनों के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
वास्तव में देखिए अपेक्षाएं तो ज्यादा होगी, लोगों की उम्मीदें तो बढ़ेगी। जिसके पास आवास नहीं था आवास मिल गया, आवास उपलब्ध हो गया तो उसको लगेगा कि मुझे वाहन चाहिए, तो डिमांड तो बढ़ेगी और बढ़े, हमको कोई दिक्कत नहीं। और ये निरंतर सतत प्रक्रिया है विकास। इसलिए अच्छे दिन में अंतर कहाँ होगा कि 2014 से पहले के भारत को देखो और 2014 के बाद के भारत को देखो तो स्पष्ट अंतर दिखेगा। और जनता में मैं ये जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ कि सेवा करे उसको आशीर्वाद दो, सेवा नहीं करे उसको आशीर्वाद मत दो, प्रभावित मत हो। तो श्रोताओं, गर्व और आत्मविश्वास से भरे भारतवासी आज पूरी दुनिया में मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में सर उठाए खड़े हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अगुवाई में सामूहिक भागीदारी के साथ प्रगति की ये अनवरत यात्रा जारी रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ श्री मदन राठौड़ जी, इस कार्यक्रम को समय देने और आकाशवाणी स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए। इससे पहले आपको बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, तकनीकी सहयोग रमेश चंद्र नारनौलिया और पुरुषोत्तम मीणा, और संयोजन और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। नमस्कार।